हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। एग्जाम रेल की सीरीज में प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने 3 सेशन सिंक्रोनस मशीन्स पे एमसीक्यू प्रैक्टिस का डिस्कशन कर लिया है। और आज के सेशन में अगेन हम लोग सिंक्रोनस मशीन्स के जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, जिससे ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हम लोग क्रिएट कर सकें, राइट। तो आप लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड आरआरबी जे 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट हैं। सीबीटी वन, जो कैंडिडेट सीबीटी वन के लिए इंटरेस्टेड हैं वो 499 में इजीली एनरोल कर सकते हैं। और सीबीटी वन सीबीटी टू दोनों के लिए इंटरेस्टेड हैं अगर, तो 777 जो कि मिनिमम चार्जेस है, इस चार्जेस में आप दोनों सीबीटी वन एंड सीबीटी टू में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं रेडीमेड बेसिस पे आप लोगों को इमीडिएटली प्रोवाइड कर दिया जाएगा, राइट। आपको किसी भी तरीके का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। गेट एकेडमी में गेट एस्पिरेंट्स जो हैं वो 2025 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो 2200 में कोर्सेज परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज 2026 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो 4444 में। अदरवाइज गेट 2027 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो 6666 में आप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। और जो गेट 2026 और 2027 के कोर्सेज में एनरोल करते हैं तो उनके लिए गेट एकेडमी की तरफ से फ्री स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन कोर्स आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो आप अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबिलिटी आप कोर्सेज चूज कर सकते हैं। 2026 और 2027 वाले जो कोर्सेज हैं मोस्टली जो ऑलरेडी अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं अपने अंडर ग्रेजुएशन में हैं उनके लिए ये बेहतरीन कोर्सेज हैं कि आपको बहुत अच्छा टाइम मिलेगा। डेप्थ में कवरेज है, सारी चीज़ें डिटेल में कवर कराई जाएंगी, राइट। गेट एकेडमी में बात करें हम लोग, अदर भी कोर्सेज अवेलेबल हैं जैसे कि आरआरबी जेई एसएससी जेई 777 में कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है गेट एकेडमी की तरफ से 777 में ऑल स्टेट एई जेई एग्जामिनेशन 777 स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो जो है 999 में अवेलेबल है। ऐसी नॉन टेक्निकल जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, आईसीटी, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, इन्वायरमेंटल साइंस जो हैं वो 777 में अवेलेबल हैं। सारे सब्जेक्ट्स उसमें रहेंगे नॉन टेक्निकल पार्ट में जितना भी पोर्शन आता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में। एंड गेट के जो सब्जेक्ट वाइज कॉम्बिनेशन कोर्सेस हैं जैसे कि कंट्रोल सिस्टम के साथ नेटवर्क्स या फिर इलेक्ट्रिकल मशीन के साथ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ऐसे कॉम्बिनेशन वाले सब्जेक्ट्स केवल आप एनरोल करना चाहते हैं इसमें तो आप गेट एकेडमी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है गेट 2025 के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल 76 नंबर ऑफ टेस्ट हैं, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, एडवांस्ड लेवल, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जो कि 10 नंबर ऑफ फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है। वेल डिजाइंड क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन 76 टेस्ट का डीपली एनालिसिस कर लेते हैं तो आप अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं 2025 के लिए। गेट एकेडमी की एप्टीट्यूड की बुक है, क्यूआर कोड आपके स्क्रीन के सामने है। अगर इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करते हैं तो आप एप्टीट्यूड की बुक तक पहुंच जाएंगे, जिसका प्राइस 222 है। जीएसटी अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स, लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन मेंशन है। अगर आप जाते हैं यूट्यूब के वीडियो में डिस्क्रिप्शन में तो आप लोगों को लिंक्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सब्जेक्ट हैं इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, सॉरी, टॉपिक जो हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी एंड स्पेशल एप्टीट्यूड, जो कि इतने इतने पेजेस में कवर कराए गए हैं। 521 टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ब्यूटीफुल बुक है, राइट। तो एक बार विजिट जरूर करिएगा। टॉपिक वाइज प्रीवियस 15 ईयर गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन इस बुक में अवेलेबल है। तो चलिए सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, द लोड एंगल इन अ सिंक्रोनस जनरेटर इज। लोड एंगल के बारे में बात करें, लोड एंगल क्या होता है? लोड एंगल, एंगल बिटवीन रोटर एंड स्टेटर फील्ड्स, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, एंगल बिटवीन रोटर पोजीशन एंड नो लोड पोजीशन, एंगल बिटवीन एक्साइटेशन वोल्टेज एंड टर्मिनल वोल्टेज। तो एंगल बिटवीन द रोटर एंड स्टेटर फील्ड्स, इसको हम लोग कहते हैं लोड एंगल। लोड एंगल का डेफिनेशन जो होता है एंगल बिटवीन रोटर एंड स्टेटर फील्ड। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है।
डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा इसके बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करें, द सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन इज वेरी लो वेरी हाई। तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस लास्ट सेशन में हम लोगों ने इसी के बारे में बात किया हुआ था कि ये कॉम्बिनेशन होता है एक्स ए आर प्लस एक्स ए एल का, कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो रिएक्टेंस फॉर्म होता है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो रिएक्टेंस का फॉर्मेशन होता है, और एक्स ए एल क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस, लीकेज फ्लक्स की वजह से जो रिएक्टेंस का फॉर्मेशन होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस। और सिंक्रोनस रिएक्टेंस की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है कंपेयर टू ऑल अदर इलेक्ट्रिकल मशीन्स, कि एक्स बाई आर रेशियो, अगर हम लोग सिंक्रोनस के बारे में बात करें तो सिंक्रोनस का हाईएस्ट होता है, एक्स बाई आर रेशियो इंडक्शन का होता है, देन इंडक्शन मशीन का, एंड देन एक्स बाई आर रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर होता है। ये आपका जो है सीरीज देखने के लिए मिलती है कि सबसे हाईएस्ट एक्स बाई आर रेशियो, क्योंकि सिंक्रोनस रिएक्टेंस में आर्मेचर रिएक्शन के कारण भी जो रिएक्टेंस फॉर्मेशन हो रहा है, आर्मेचर वाइंडिंग के लीकेज रिएक्टेंस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस, जो कि एक्स की वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है कंपेयर टू ऑल अदर इलेक्ट्रिकल मशीन। आप लोगों को पता है कि इंडक्शन मशीन का जो स्टेटर होता है और सिंक्रोनस मशीन का जो स्टेटर होता है, दोनों आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, कोई भी डिफरेंसेस नहीं होता है, केवल रोटर का डिफरेंस होता है। तो जितनी वाइंडिंग स्लॉट लीकेज, बैक टू बैक लीकेज आपको इंडक्शन मशीन में देखने के लिए मिलेंगे, वो सारा का सारा लीकेज आपको सिंक्रोनस मशीन में भी देखने के लिए मिलेगा, लीकेज फ्लक्स। और जिसके कारण लीकेज फ्लक्स को किससे मॉडल करते हैं, लीकेज रिएक्टेंस एक्सएल से मॉडल करते हैं हम लोग। तो वो सारी चीजें जो इंडक्शन में है वो तो सिंक्रोनस में है ही है, प्लस आर्मेचर रिएक्शन भी है, जबकि इंडक्शन में कोई आर्मेचर रिएक्शन नहीं है, जिसके कारण एक्स की जो वैल्यू होती है सिंक्रोनस मशीन में इंडक्शन से भी ज़्यादा होती है। और इंडक्शन में तो होती है क्योंकि बैक टू बैक लीकेज और स्लॉट लीकेज, ये सारे लीकेज देखने के लिए मिलते हैं, जिसके कारण एक्स की वैल्यू हाई होती है इंडक्शन में ट्रांसफॉर्मर के कंपैरिजन में। जबकि ट्रांसफार्मर में किसी भी तरीके का कोई एयर गैप नहीं होता है, जबकि इंडक्शन मशीन में एयर गैप होता है, ट्रांसफार्मर में कोई एयर गैप नहीं होता है, जिसकी वजह से लीकेज रिएक्टेंस कंपेयर टू ऑल अदर इलेक्ट्रिकल मशीन कम होता है, जिससे एक्स बाई आर रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर कंपेयर टू ऑल अदर इलेक्ट्रिकल मशीन कम देखने के लिए मिलती है। तो सिंक्रोनस मशीन में सिंक्रोनस रिएक्टेंस की जो वैल्यू होती है वो वेरी हाई होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, in a synchronous motor if excitation is increased beyond the normal value the power factor will। तो सिंक्रोनस मोटर में हम लोग बात कर रहे हैं, लेट सपोज कैसे हम लोग ड्रॉ करते थे फेजर, आप लोगों को पता होगा अगर आप फेजर का नॉलेज रखते हैं तो, कि इस तरीके से आपको ई एफ दिया हुआ होता था, ई एफ, और इन दोनों के बीच का एंगल ही डेल्टा कहलाता है, राइट, लोड एंगल या टॉर्क एंगल। तो अगर हम लोग एक्साइटेशन इंक्रीज कर देते हैं, इसी एक्सिस में एक्साइटेशन इंक्रीज होता है, एक्साइटेशन इंक्रीज कर देते हैं बियॉन्ड सर्टेन वैल्यू, तो ई एफ डैश की वैल्यू ये है। तो उस पर्टिकुलर केस में देखिए वीटी और आई एफ को कौन ज्वाइन करता है नॉर्मल एक्साइटेशन में, आई ए एक्सेस ज्वाइन करेगा, राइट, आई ए एक्सेस ज्वाइन करेगा। सिमिलरली जब सेकंड केस में आपने एक्साइटेशन इंक्रीज कर दिया, तो ग्रीन कलर के पेन से हम लोग ड्रॉ करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये ग्रीन कलर के पेन से हम लोगों ने ड्रॉ किया, जो कि आई ए डैश एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाली जो एक्सिस है ये पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि करंट यहाँ पे भी है, करंट यहाँ पे भी है, तो जो कि पावर फैक्टर का नॉलेज आपको दे सकती है। देखिए आई सेपरेटली यहाँ पे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी इतनी क्लियर है कि वीटी और ई एफ का जो ड्रॉप होगा दोनों को कौन ज्वाइन करेगा, ये एक्सेस ज्वाइन करेगा। तो आई ए का जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ड्रॉ करने से मिलेगा आपको,
वो सारे इंफॉर्मेशन इस एक्सिस से आपको मिल सकते हैं। तो अगेन एंड अगेन कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करने की क्या जरूरत है फेजर डायग्राम में। तो ध्यान देते हैं हम लोग कि इफ एक्साइटेशन इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू क्या थी, ये थी नॉर्मल एक्साइटेशन, और एक्साइटेशन आपने इंक्रीज करके ओवर एक्साइटेशन बना दिया मशीन को, ओवर एक्साइटेशन, ईएफ कॉस डेल्टा की वैल्यू वीटी से बड़ी है ना, तो कैसा हो गया, ओवर एक्साइटेशन हो गया सेकंड वाले केस में। तो एक्साइटेशन जब बढ़ा दिया तो क्या पूछ रहा है आपको, द पावर फैक्टर विल, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, देखिए एक्साइटेशन कम करता तो थर्ड वाला केस बनता, एक्साइटेशन अगर कम कर दिया जाता, सपोज करिए एक्साइटेशन नॉर्मल यहाँ पे था, रेड्यूस करके अगर एक्साइटेशन ई एफ डबल डैश यहाँ पे होता, तो वीटी और ई एफ डबल डैश के बीच का जो ड्रॉप होता है इसको हम लोग कहते हैं आई ए डबल डैश एक्सेस, राइट। तो इस तरीके से, और ये नॉर्मल एक्साइटेशन से इधर क्या होता, करंट लैगिंग, फाइव डबल डैश एंगल से लैग करता है, यहाँ पे फाइव डैश एंगल है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाता, मशीन अंडर एक्साइटेड हो जाता, अंडर एक्साइटेड। अंडर एक्साइटेड क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवर एक्साइटेड क्यों हो रहा है, ई एफ कॉस डेल्टा, ई एफ कॉस डेल्टा इज ग्रेटर देन वी टी देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे क्या है, ई एफ कॉस डेल्टा इज इक्वल टू वी टी देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पे क्या है, ई एफ कॉस डेल्टा इज लेस देन वी टी देखने के लिए मिल रहा है। तो इसकी वजह से ये ओवर एक्साइटेड हो रहा है, कि अंडर नॉर्मल एक्साइटेड हो रहा है, ये अंडर एक्साइटेड इसको बोल रहे हैं, राइट। तो ओवर एक्साइटेड के केस में पावर फैक्टर क्या होगा, देखिए ये रेफरेंस एक्सिस है आपकी, ये वाली जो एक्सिस है वो रेफरेंस एक्सिस है, और ऑब्जर्वर को उस रेफरेंस एक्सिस पे बताइए, रेफरेंस एक्सिस की तरफ फेसिंग करवाइए उसका, तो जो राइट साइड होगा ऑब्जर्वर का वो लैगिंग पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, इधर सारे के सारे क्या है, लैगिंग करंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, लैगिंग पावर फैक्टर। इधर वाले क्या रहेंगे, ऊपर वाले जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में है तो लीडिंग पोजीशंस को रिप्रेजेंट करेंगे, लीडिंग पावर फैक्टर, और नॉर्मल एक्साइटेशन में यूपीएफ यूनिटी पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो ये ओवरऑल फेजर का भी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने क्रिएट किया। इफ एक्साइटेशन इज इंक्रीज बियॉन्ड द नॉर्मल वैल्यू द पावर फैक्टर विल, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, रिमेन्स यूनिटी बिकम्स लीडिंग, तो क्या हो जाएगा, लीडिंग हो जाएगा, पावर फैक्टर बिकम्स लीडिंग इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट। एक्साइटेशन आपने ई एफ से ई एफ डैश इंक्रीज कर दिया, देखिए ई एफ का लेंथ प्रीवियसली कितना था, इतना, उसको इंक्रीज कर दिया ना, ई एफ का लेंथ बढ़ गया, मतलब एक्साइटेशन इंक्रीज हुआ। एक्साइटेशन का ई एफ से क्या रिलेशन है, यहाँ पे ये भी डाउट होगा आपको। तो सिंक्रोनस मशीन का जब आप इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, राइट। अगर आपको याद होगा, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, तो ये होता है आपका आई एफ, यही होता है एक्साइटेशन, राइट। और आपकी सिंक्रोनस मशीन कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। ये होता है आपका एक्सेस, दिस इज ई एफ एट एन एंगल डेल्टा, और ये होता है आपका टर्मिनल वोल्टेज वी टी एट एन एंगल जीरो, और यहाँ पे करंट जो होता है आर्मेचर करंट आई ए एट एन एंगल फाइव, जो कि लोड पावर फैक्टर एंगल देखने के लिए मिलता है, राइट। और यहाँ से आप क्या दिए हुए हैं, मैकेनिकल इनपुट, प्राइम मूवर के थ्रू आप इनपुट दिए हुए हैं, मैकेनिकल इनपुट, राइट। तो कुछ इस तरीके से स्टोरी होती है। अब ई एफ की वैल्यू जो है, देखिए यहाँ का एक्साइटेशन आप एडजस्ट करके, यहाँ का वोल्टेज VDC की वैल्यू को चेंज करके आप क्या चेंज कर सकते हैं, IF की वैल्यू को रेगुलेट कर सकते हैं, IF की वैल्यू को रेगुलेट कर सकते हैं। अब जब फील्ड करंट यहाँ से रोटर रोटर जो वाइंडिंग थी, वहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग थी, फील्ड वाइंडिंग में करंट अगर आप इंक्रीज करते हैं तो फील्ड फ्लक्स लाइंस, एन पोल स्ट्रांग हो जाएगा ना, फ्लक्स लाइन ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी, फ्लक्स लाइन ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी, और कंटिन्यूसली प्राइम मूवर उसको रोटेट कर रहा है, तो स्टेटर में अवेलेबल जो कंडक्टर्स हैं वो ज़्यादा फ्लक्स एक्सपीरियंस करेंगे, ज़्यादा फ्लक्स कटिंग एक्सपीरियंस करेंगे, जिसके कारण आर्मेचर में डेवलप्ड जो वोल्टेजेस है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, बढ़ जाएगा। तो अगर
VDC रेगुलेट होगा, IF रेगुलेट होगा, जिसके कारण इंटरनल इंड्यूस वोल्टेजेस EF की वैल्यू रेगुलेट होगी। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं एक्साइटेशन इंक्रीज करना, मतलब कि EF की वैल्यू बढ़ जाएगी, EF की वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी बिकम्स लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ सिंक्रोनस जनरेटर इज, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है सिंक्रोनस जनरेटर का? द रेशियो ऑफ नो लोड वोल्टेज टू द फुल लोड वोल्टेज, नो। द डिफरेंस बिटवीन नो लोड टू द फुल लोड वोल्टेज एज अ परसेंटेज ऑफ फुल लोड वोल्टेज, ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन बी इज राइट। द डिफरेंस बिटवीन द नो लोड एंड फुल लोड करंट एज अ परसेंटेज ऑफ फुल लोड करंट, ये भी गलत है। एंड करंट के रेस्पेक्ट में वोल्टेज रेगुलेशन नहीं डिफाइन किया जाता है। द चेंज इन एक्साइटेशन वोल्टेज विथ लोड, एक्साइटेशन वोल्टेज है ना ये, तो इसके चेंजेस में वोल्टेज रेगुलेशन थोड़ी डिसाइड होगा। तो देखिए सिंक्रोनस मशीन के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं, तो वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नो लोड वोल्टेज to the full load voltage as a percentage of full load voltage is the right definition of voltage regulation in synchronous generator, right। तो आप लोगों ने मल्टीपल टाइम्स पढ़ा हुआ है, कुछ नया नहीं है इसमें, कि मैग्नीट्यूड ऑफ EF माइनस VT डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ VT multiplied with 100 is the percentage voltage regulation, right। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत पुराना फॉर्मूला है, कुछ नई बात नहीं है इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, द सिंक्रोनस मशीन डिलीवर्स मैक्सिमम पावर है, तो सिंक्रोनस मशीन मैक्सिमम पावर कब डिलीवर करेगी? तो हम लोगों को पता है कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, EF/VT अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा। इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम कब होगी ये वैल्यू, मैक्सिमम कंडीशन जब आएगा, तो देखिए साइन डेल्टा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है। साइन डेल्टा का जो रेंज होता है वो 1 से, साइन डेल्टा +1 से और -1 के बीच वेरी करते रहता है ना। साइन का फंक्शन कैसा होता है, इस तरीके से होता है, मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है, -1 हो सकती है, जैसे कि साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये 1 से -1 के बीच में वेरी करते रहते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, +1 हो सकती है साइन डेल्टा की। तो मैक्सिमम कंडीशन के लिए जब साइन डेल्टा की वैल्यू +1 के बराबर हो जाए तो वो मैक्सिमम कंडीशन होगा, मतलब डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाए, डेल्टा की वैल्यू आपकी साइन इनवर्स 1 या फिर साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 90 डिग्री। राइट। तो इस पर्टिकुलर एंगल पे आपका पावर जो होगा वो मैक्सिमम होगा। साइन 90 इज इक्वल टू क्या होता है, +1। तो PE मैक्सिमम पावर कितना देखने के लिए मिलेगा, EF/VT अपॉन एक्सेस, जो कि साइन डेल्टा की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। सिंपल सा लॉजिक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 90 डिग्री लोड एंगल, लोड एंगल जब कितना हो, 90 डिग्री हो, तब मैक्सिमम पावर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिंक्रोनस जनरेटर द फंक्शन ऑफ एक्साइटर इज टू, एक्साइटर का क्या काम होता है किसी भी सिंक्रोनस मशीन में, तो आपने मल्टीपल टाइम देखा हुआ है कि अगर इस तरीके से रोटर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, राइट, और इसके ऊपर में स्टेटर अगर ड्रॉ करना चाहें,
सो दिस इज द बेस। ये आपका स्टेटर वाला पार्ट है, स्टेटर। और ये आपका रोटर वाला पार्ट है। कौन सा रोटर है? ये सैलिएंट रोटर है। आप चाहें तो सिलेंड्रिकल रोटर भी रख सकते हैं। और इसको आप एक्साइटर से कनेक्ट करके रखते हैं। एक्साइटर कि पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे है, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे है, तो यहाँ से करंट आईडीसी फ्लो करेगा और ये आईडीसी यहाँ पे फ्लो करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कभी भी करंट कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो फ्लक्स का फॉर्मेशन होता है एज पर दी ऑस्टेड रूल या फिर एम्पियर्स लॉ। तो यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मेशन होगा, मतलब ये एन पोल बन जाएगा, ये एस पोल बन जाएगा, और जिसके कारण फर्दर एक्टिविटीज देखने के लिए मिलेगी। तो आर्मेचर में कौन सा, स्टेटर कहाँ पे होता है? स्टेटर में कौन सी वाइंडिंग होती है? आर्मेचर वाइंडिंग होती है। स्टेटर में आर्मेचर वाइंडिंग होती है। आर्मेचर वाइंडिंग, और आर्मेचर वाइंडिंग में क्या डेवलप होता है? एसी वोल्टेजेस डेवलप होते हैं, एसी वोल्टेजेस। आर्मेचर ऑफ ऑल मशीन, डीसी मशीन के आर्मेचर में भी एसी वोल्टेजेस का डेवलपमेंट होता है। और ये कौन सी वाइंडिंग है रेड वाली? ये फील्ड वाइंडिंग है। इसको हम लोग बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग, जिसमें क्या सप्लाई करते हैं? डीसी इनपुट देते हैं हम लोग सिंक्रोनस मशीन में। और ये कौन सी मशीन है? सिंक्रोनस मशीन है, राइट। तो ये ओवरऑल कहानी होती है। तो आपको आप पता चल गया, द फंक्शन ऑफ एक्साइटर इज टू सप्लाई डीसी टू द फील्ड वाइंडिंग, सप्लाई डीसी टू द फील्ड वाइंडिंग, सप्लाई एसी टू द फील्ड वाइंडिंग। एसी नहीं सप्लाई करते हैं, डीसी सप्लाई करते हैं, जिसके कारण फिक्स्ड पोल्स क्रिएट कर सकते हैं। टू क्रिएट द फिक्स्ड पोल्स, टू क्रिएट फिक्स्ड पोल्स। अदरवाइज एसी अगर हम लोग दें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में एन यहाँ पे होगा, एस यहाँ पे। नेगेटिव हाफ साइकिल में एस यहाँ हो जाएगा, एन यहाँ पे हो जाएगा। वो अल्टरनेटली चेंज होते रहेंगे ना, तो ऐसा नहीं चाहिए हम लोगों को, फिक्स चाहिए जो कि एक कांस्टेंट स्पीड से रन कर सके। तो उसके लिए हम लोगों को डीसी सप्लाई ही देना पड़ता है। सप्लाई एसी टू दी आर्मेचर वाइंडिंग। देखिए एसी आर्मेचर वाइंडिंग में किसी भी तरीके की सप्लाई देने की जरूरत नहीं है। जो भी वोल्टेजेस होंगे या फिर करंट होंगे वो इंड्यूस्ड होते हैं, इंड्यूस्ड होंगे, राइट। सप्लाई डीसी टू द आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर में डीसी भी देने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ सिंक्रोनस मशीन ऑपरेट्स एट लीडिंग पावर फैक्टर व्हेन। अच्छा, सिंक्रोनस मशीन ऑपरेट्स एट लीडिंग पावर फैक्टर व्हेन अंडर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं हो रहा है, अदरवाइज चलिए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। ये चार मशीन मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये सिंक्रोनस जनरेटर है, ये भी जनरेटर है, ये मोटर है, ये मोटर है। ये ओवर एक्साइटेड है, ये अंडर एक्साइटेड है, ये ओवर एक्साइटेड है, और ये अंडर एक्साइटेड है। ओवर एक्साइटेड चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा। अंडर एक्साइटेड चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, रिएक्टिव पावर एब्सॉर्ब करेगा। ओवर एक्साइटेड चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा। अंडर एक्साइटेड चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, रिएक्टिव पावर एब्सॉर्ब करेगा। अब जनरेटर है तो करंट टर्मिनल में इंटर करेगा कि बाहर जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, बाहर जाएगा टर्मिनल पे से करंट। यहाँ पे करंट क्या होगा? जनरेटर में बाहर जाएगा, मोटर में इनसाइड आएगा, मोटर में इनसाइड आएगा, राइट। तो यहाँ पे पावर फैक्टर के बारे में बात करें, दोनों सेम डायरेक्शन में, ये लैगिंग वॉट्स है तो करंट भी कैसा होगा? लैगिंग पावर फैक्टर का। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, लैगिंग वॉट्स इंटर कर रहा है तो बाहर क्या जाएगा? लीडिंग करंट। और लैगिंग वॉट्स इस डायरेक्शन में है तो ये कौन सा होगा? लीडिंग, अपोजिट डायरेक्शन है ना। और दोनों सेम डायरेक्शन में, लैगिंग वॉट्स इधर जा रहा है तो करंट भी कैसा होगा? लैगिंग होगा करंट। ओवर एक्साइटेड मशीन में किस तरीके का आर्मेचर रिएक्शन होगा? ओवर एक्साइटेड चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होगा, आर्मेचर रिएक्शन। अंडर एक्साइटेड में मैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। ओवर एक्साइटेड चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। अंडर एक्साइटेड चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन।
राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती हैं, जो कि मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। असिंक्रोनस मशीन बोल रहा है, नॉर्मल जनरल बेसिस, ना जनरेटर ना मोटर, वो स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। ऑपरेट्स एट लीडिंग पावर फैक्टर, तो ये भी एक सिंक्रोनस मशीन है, सॉरी ये भी एक सिंक्रोनस मशीन है, और ये भी एक सिंक्रोनस मशीन है। ये जनरेटर है, ये मोटर है। ये भी लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क कर रहा है, ये भी लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क कर रहा है। तो एक रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, एक रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहा है, राइट। और एक अंडर एक्साइटेड है, एक ओवर एक्साइटेड है। तो इज अंडर एक्साइटेड, इट इज अंडर एक्साइटेड, इट इज ओवर एक्साइटेड, इट इज फुल लोड, इट इज स्लाइटली, इट इज लाइटली लोडेड। तो लोड कंडीशन हम लोग पावर फैक्टर के हिसाब से नहीं डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर सिंक्रोनस मशीन की जगह पे स्पेसिफाई कर देता जनरेटर या फिर मोटर, अगर जनरेटर स्पेसिफाई करता तो उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में क्या आंसर सही होता कि सिंक्रोनस जनरेटर अगर ओवर सॉरी लीडिंग पावर फैक्टर कंडीशन में है तो ये कैसा होगा, अंडर एक्साइटेड होगा। तो इट इज अंडर एक्साइटेड, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता। तो यहाँ पे क्वेश्चन सेट करने वाले को पता होना चाहिए कि जनरेटर के बारे में बात कर रहा है या मोटर के बारे में बात कर रहा है, तो इजी होगा क्वेश्चन सॉल्व करना। अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो रही है कि जनरेटर है कि मोटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर फैक्टर ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर डिपेंड्स ऑन। तो पावर फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा, आर्मेचर करंट पे, एक्साइटेशन पे, लोड पे, बोथ लोड एंड एक्साइटेशन। ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कि आपको पता है कि एक्साइटेशन हम लोग वेरी करा के, कि मोटर है वीटी, यहाँ पे अभी हम लोग ड्रॉ किए हुए थे इसको, और ये ईएफ था। एक्साइटेशन हम लोगों ने चेंज किया, एक्साइटेशन अगर बढ़ा देते हैं ई एफ डैश यहाँ पे कर देते हैं, तो पावर फैक्टर प्रीवियसली क्या था, यूनिटी पावर फैक्टर आई ए एक्सेस यहाँ पे था, तो इस केस में क्या हो गया, आई ए डैश एक्सेस यहाँ पे आ गया। तो पावर फैक्टर चेंज हो गया ना, रेफरेंस एक्सेस से किधर लाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब कि लीडिंग पावर फैक्टर हो गया। तो एक्साइटेशन के चेंज बढ़ाने या घटाने से पावर फैक्टर क्या होता है, चेंज होता है मशीन का। ईएफ अगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो इन दोनों वीटी और ईएफ के बीच का जो ड्रॉप होगा वो आईए एक्सेस होगा, और पावर फैक्टर रेफरेंस एक्सेस से देखें तो क्या हो जाएगा, लैगिंग हो जाएगा। तो इस रीजन में लैगिंग हो रहा है पावर फैक्टर, इस रीजन में लीडिंग पावर फैक्टर हो रहा है, और यहाँ पे इस रेफरेंस एक्सेस पे यूपीएफ हो रहा है, यूनिटी पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर चेंज हो रहा है कि नहीं एक्साइटेशन पे, एक्साइटेशन अगर आप चेंज करते हैं, द पावर फैक्टर ऑफ सिंक्रोनस मोटर डिपेंड्स अपॉन, तो एक्साइटेशन पे तो ये डिपेंड कर रहा है। और लोड पे भी डिपेंड करेगा कि लैगिंग लोड आपने कनेक्ट किया हुआ है, लीडिंग लोड कनेक्ट किया हुआ है, कौन सा लोड, तो उस पर भी पावर फैक्टर डिपेंड करेगा। तो बोथ लोड एंड एक्साइटेशन पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिंक्रोनस मोटर पुल आउट टॉर्क अकर्स व्हेन। तो पुल आउट टॉर्क का क्या डेफिनेशन होता है, द लोड एंगल एक्सीड्स द क्रिटिकल वैल्यू, द एक्साइटेशन इज डिक्रीज्ड सडनली, द लोड इज इंक्रीज सडनली, द सप्लाई वोल्टेज इज रेड्यूस नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, द लोड एंगल एक्सीड्स द क्रिटिकल वैल्यू, कि जो दोनों के बीच का एंगल है, स्टेटर एमएमएफ एंड रोटर के बीच का जो एंगल है, वो अगर डेल्टा की वैल्यू 45 या फिर क्रिटिकल वैल्यू से एक्सीड कर जाए, उस लोड को हम लोग क्रिटिकल लोड कहेंगे, या फिर टॉर्क को, जो टॉर्क उस समय मशीन डेवलप कर रही होगी उसको पुल आउट टॉर्क कहते हैं। तो डिटेल सेशन में आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंक्रोनस जनरेटर सप्लाईज अ लैगिंग पावर फैक्टर लोड, द आर्मेचर रिएक्शन विल बी। तो जनरेटर है, लैगिंग सप्लाई कर रहा है, तो प्रीवियसली देखिए हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है, क्या पूछा हुआ, आर्मेचर रिएक्शन। जनरेटर लैगिंग पावर फैक्टर अगर सप्लाई कर रहा है, तो देखिएगा जनरेटर अगर लैगिंग पावर फैक्टर सप्लाई कर रहा है, फर्स्ट वाला केस, तो आर्मेचर रिएक्शन का नेचर कैसा होगा, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होगा। इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स हम लोग कर चुके हैं। तो डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होगा, सिंपल सी बात है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंक्रोनाइजिंग पावर ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन डिपेंड्स ऑन।
सिंक्रोनाइजिंग पावर के बारे में बात करें ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन डिपेंड्स ऑन, तो फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज, पावर फैक्टर, लोड करंट, टॉर्क एंगल एंड सिंक्रोनस रिएक्टेंस। टॉर्क एंगल एंड सिंक्रोनस रिएक्टेंस की पी सिंक्रोनाइजिंग के बारे में बात करें तो ई एफ वी टी अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा इस तरीके से एक्सप्रेस होता है, सॉरी कॉस डेल्टा, राइट। तो डेल्टा की वैल्यू पे ये डिपेंड करेगा और ई एफ और वी टी पे भी डिपेंड करेगा और एक्सेस पी वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा। तो टॉर्क एंगल ऑफ अ सिंक्रोनस, टॉर्क एंगल एंड सिंक्रोनस रिएक्टेंस, जो कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कि टॉर्क एंगल डेल्टा पे भी डिपेंड कर रहा है एंड सिंक्रोनस रिएक्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन था। नेक्स्ट हम लोग बात करें द एफिशिएंसी ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन एट लैगिंग पावर फैक्टर इज। तो एफिशिएंसी अगर लैगिंग पावर फैक्टर के रेस्पेक्ट में बात करें, लोअर देन यूनिटी पावर फैक्टर, हायर देन यूनिटी पावर फैक्टर, सेम एज यूनिटी पावर फैक्टर और जीरो। तो एफिशिएंसी देखिए, यूनिटी पावर फैक्टर में क्या होगा, वोल्टेज इज इन फेज विथ करंट, आई इज इन फेज with V. There is no concept of reactive power. Reactive power is not involved. Is zero. मतलब जितना भी अपरेंट पावर है उसका पूरा का पूरा पोर्शन एक्टिव पोर्शन में जा रहा है। और एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉस, राइट। तो एक्टिव कंपोनेंट ऑफ पावर अगर बढ़ेगा तो एफिशिएंसी क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी। और अगर पावर फैक्टर लैगिंग है, लैगिंग पावर फैक्टर है, लैगिंग के केस में तो पावर फैक्टर अगर लैगिंग है तो रिएक्टिव का इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, रिएक्टिव का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, रिएक्टिव करंट की वैल्यू बढ़ेगी और करंट की वैल्यू बढ़ेगी, आई स्क्वायर आर लॉस बढ़ेगा, मतलब कॉपर लॉस बढ़ेगा। लॉस के इंक्रीज होने से एफिशिएंसी क्या होगी, कम देखने के लिए मिलेगी। तो द एफिशिएंसी ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन एट लैगिंग पावर फैक्टर इज लोअर देन दी यूनिटी पावर फैक्टर। लोअर लैगिंग के केस में एफिशिएंसी यूनिटी के कंपैरिजन में आप कह सकते हैं कि कम देखने के लिए मिलेगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। A synchronous motor can be made self starting by। सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग कैसे बनाया जा सकता है, यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग्स। सेल्फ स्टार्टिंग, हाँ तो ऑब्वियस सी बात है, इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए डैम्पर वाइंडिंग्स हम लोग यूज करते हैं। डैम्पर वाइंडिंग्स क्या होती हैं कि इस तरीके से अगर सैलिएंट पोल मशीन है तो जिस तरीके से स्क्वायरल केज रोटर रहता है उसी तरीके से यहाँ पे स्लॉट्स प्रोवाइड करके और एल्यूमिनियम और कॉपर बार इंसर्ट कर देते हैं, जो कि बोथ साइड से शॉर्टेड एंड रिंग्स होती हैं, जो कि स्क्वायरल केज मशीन की तरीके से के प्रिंसिपल से ऑपरेट होती हैं। तो मशीन को सेल्फ स्टार्टिंग बनाया जा सकता है। इन वाइंडिंग्स को हम लोग कहते हैं डैम्पर वाइंडिंग्स, डैम्पर वाइंडिंग्स, राइट। तो सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए डैम्पर वाइंडिंग्स हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर पोनी, स्मॉल पोनी मोटर, पोमी नहीं पोनी, टाइनी आप कह सकते हैं, मोटर के थ्रू हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग्स, इंक्रीजिंग द फील्ड करंट, reducing the armature current, increasing the supply frequency, using the damper windings, using the damper winding is the right answer। 33 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, द शॉर्ट सर्किट रेशियो ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन इज। तो एससीआर के बारे में बात करें तो इट इज द रेशियो ऑफ field current required to give rated voltage at open circuit
SCR का जो डेफिनेशन है वो ये कहता है, फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू गिव रेटेड वोल्टेज, या फिर हम लोग इसको शॉर्ट में अगर लिखें, required to give rated voltage at open circuit to field current required to give rated current at short circuit, ratio of, ये इसका डेफिनेशन है SCR का। इट इज द रेशियो ऑफ फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू गिव रेटेड वोल्टेज एट ओपन सर्किट टू द फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू गिव रेटेड करंट एट शॉर्ट सर्किट। तो ये फील्ड करंट्स का रेशियो है, राइट, फील्ड करंट्स का रेशियो है। तो ये फर्स्ट केस का और ये सेकंड केस का, IF1 और IF2 आप इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। तो रेशियो ऑफ फुल लोड आर्मेचर करंट टू द शॉर्ट सर्किट आर्मेचर करंट, रेशियो ऑफ फील्ड करंट फॉर रेटेड वोल्टेज टू द फील्ड करंट फॉर अ शॉर्ट सर्किट करंट। तो ऑप्शन बी इज राइट। यहाँ पे हम लोगों को ये डेफिनेशन मैच कर रहा है, द रेशियो ऑफ फील्ड करंट फॉर रेटेड वोल्टेज टू द फील्ड करंट फॉर शॉर्ट सर्किट करंट, ये डेफिनेशन मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंक्रोनस मोटर ऑपरेटिंग एट लीडिंग पावर फैक्टर इज। तो क्या होगा अगर मोटर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इमीडिएटली सिंपल सा लॉजिक है, मोटर ओवर अंडर, ओवर एक्साइटेड रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा, अंडर एक्साइटेड एब्जॉर्ब करेगा। करंट कैसा होगा, दोनों का इंटर करेगा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये क्या होगा, लीडिंग, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब करंट कैसा होगा, लैगिंग, राइट। तो पावर फैक्टर भी पता चल गया हम लोगों को। और यहाँ पे मैग्नेटाइज, ओवर एक्साइटेड में डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, बस बात खत्म होती है। कुछ भी पूछ रहा है आपको, इससे पता चल गया। लीडिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर रहा है अगर सिंक्रोनस मोटर, लीडिंग पावर फैक्टर पे, मतलब ये वाला केस, तो ओवर एक्साइटेड और always over excited, it sometimes under excited, sometimes over excited, depends on load। तो always over excited is right answer, कि always over excited रहेगा, right। next, सिंक्रोनस स्पीड ऑफ 50 हर्ट्ज 4 पोल सिंक्रोनस मोटर। तो हम लोगों को पता है क्वेश्चन नंबर 36 जो है क्या पूछ रहा है, स्पीड NS इज इक्वल टू 120 F/P 120, फ्रीक्वेंसी आपको 50 एंड पोल्स 4 दिए हुए हैं। राइट, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों वाला, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन अ सिंक्रोनस मोटर इज टू, प्राइमरी फंक्शन ऑफ डैम्पर वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग क्या प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, टू improve voltage regulation, to increase torque, reduce hunting, improve efficiency। हंटिंग रेड्यूस करना इसका प्राइमरी फंक्शन हो सकता है। ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, रेड्यूस हंटिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डैम्पर वाइंडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिंक्रोनस मशीन द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज अ प्लॉट ऑफ, OCC ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, आपकी जो सिंक्रोनस मशीन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि IF VF फील्ड एक्साइटेशन हम लोगों ने दिया हुआ है, और आपकी मशीन कुछ इस तरीके से है, सिंक्रोनस जनरेटर, ये EF एट एन एंगल डेल्टा है, एंड ये सिंक्रोनस रिएक्टेंस है XS, और यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज आपको देखने के लिए मिल रहा है VT एट एन एंगल 0, और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो IA एट एन एंगल, लोड पावर फैक्टर पे डिपेंड करेगा 5। तो OCC जब भी आपको ड्रॉ करना है
तो ये किसका किसका रेशियो हो सकता है? तो देखिए ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, मतलब यहाँ पे कोई भी लोड कनेक्ट करेंगे क्या? नो लोड कंडीशन, कोई भी लोड नहीं रहेगा, ये क्या है? ओपन सर्किट, ओपन सर्किटेड रहेगा, राइट। तो इसमें किसी भी तरीके का कोई करंट फ्लो करेगा क्या? इस करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। ओपन सर्किट में, सर्किट जब ओपन है तो आर्मेचर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। सॉरी, आर्मेचर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। ओपन सर्किट में कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा। तो जहां पे भी ऑप्शन में आर्मेचर करंट मेंशन था उसको काट दीजिए। आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट जब है ही नहीं है तो उसके बीच में ग्राफ क्या ड्रॉ करेंगे? आर्मेचर करंट, एक ऑप्शन खत्म हो गया यहाँ पे हमारे पास। अब ओसीसी का क्या मतलब हुआ? जब आर्मेचर करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो किसके बीच में ग्राफ होगा? तो इस वोल्टेज को, ये वाला वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज एंड आईएफ के रेस्पेक्ट में ग्राफ होगा कि कितना फील्ड करंट हम लोग एडजस्ट करें, फील्ड करंट को कितना चेंज करें कि वीटी की वैल्यू चेंज हो जाए, मतलब फिक्स्ड रहे, वीटी की वैल्यू चेंज ना हो, राइट। द प्लॉट ऑफ आर्मेचर वोल्टेज, आर्मेचर वोल्टेज वर्सेस फील्ड करंट, आर्मेचर वर्सेस लोड करंट, तो लोड करंट तो है ही नहीं है, लोड करंट तो है ही नहीं है, लोड करंट ही आर्मेचर करंट होता है, राइट। तो आर्मेचर वोल्टेज एंड रोटर एंगल, तो रोटर एंगल भी नहीं है होगा, तो ऑप्शन बी इज राइट। आर्मेचर वोल्टेज एंड फील्ड करंट, आर्मेचर वोल्टेज एंड फील्ड करंट, आर्मेचर वोल्टेज एंड फील्ड करंट के बीच का जो कर्व होता है उसको हम लोग ओसीसी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलक्टेंस टॉर्क इन अ सिंक्रोनस मशीन, रिलक्टेंस टॉर्क, रिलक्टेंस टॉर्क क्या होता है सिंक्रोनस मशीन का? तो रिलक्टेंस टॉर्क आपको केवल और केवल सैलिएंट पोल मशीन में देखने के लिए मिलेगा। रिलक्टेंस टॉर्क हम लोग समझ लेते हैं कि सपोज करिए ये एन पोल है और ये एस पोल है, और ये स्टेटर वाला पार्ट था, और यहाँ पे हम लोगों ने एक रोटर रखा हुआ है, और यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई फील्ड वाइंडिंग नहीं प्रोवाइड किया हुआ है, राइट। कोई भी फील्ड वाइंडिंग नहीं दिया हुआ है, कोई भी फील्ड एक्साइटेशन रोटर में नहीं है। तो फ्लक्स लाइन्स एन पोल, ये स्टेटर के पोल्स हैं, तो ये एन पोल से जो फ्लक्स लाइंस निकलेगी वो हाईली परमेएबल मटेरियल के थ्रू अपना पाथ कंप्लीट करेगी, राइट। ये क्या है? फ्लक्स लाइंस, मल्टीपल फ्लक्स लाइंस रहेंगी, हम लोगों ने एक ही ड्रॉ किया है जिससे कॉम्प्लेक्सिटी ना हो चीज़ों को लेकर। तो अगर देखिए एन पोल है, एस पोल है, यहाँ पे एक मटेरियल रखा हुआ है, हाईली परमेएबल मटेरियल है, लेकिन किसी भी तरीके का कोई फील्ड वाइंडिंग नहीं है, और एन और एस पोल्स नहीं है इसमें। स्टेटर में एन पोल है, तो ये फ्लक्स कैसा अपना पाथ कंप्लीट कर रहा है? ऐसा जाता हुआ अपना पाथ कंप्लीट कर रहा है। तो फ्लक्स लाइंस कैसे बिहेव करती हैं? फ्लक्स लाइंस स्ट्रेच्ड रबर बैंड्स की तरह वर्क करती हैं, स्ट्रेच्ड रबर बैंड्स, बैंड्स की तरह ये वर्क करती हैं, राइट। कि रबर बैंड्स को अगर आप इस डायरेक्शन में खींच लिए हुए हैं तो फोर्स कैसा एक्सपीरियंस होगा? इस डायरेक्शन में। रबर बैंड्स इस डायरेक्शन में है तो फोर्स कैसा एक्सपीरियंस होगा? इस डायरेक्शन में। ये होगा फोर्स एक्सपीरियंस, फोर्स। तो जिसके कारण ये जो रोटर है वो ऑल ऑफ अ सडन जर्क महसूस करेगा, टॉर्क का डेवलपमेंट होगा। इसी टॉर्क को कहते हैं हम लोग रिलक्टेंस टॉर्क, टेंस। और ये किसके कारण होता है? बिकॉज ऑफ सैलियंसी और बिकॉज ऑफ रिलक्टेंस अवेलेबल इन दी एयर गैप। जबकि सिलेंड्रिकल मशीन क्या होती है? स्मूथ होती है। तो एन पोल यहाँ पे है, अगर एस पोल यहाँ पे है, सिलेंड्रिकल रोटर रखा हुआ है, तो फ्लक्स लाइंस अपना पाथ हाईली परमेबल मटेरियल के थ्रू ऐसे कंप्लीट कर लेंगी। तो फ्लक्स लाइंस स्ट्रेच हुई क्या? यहाँ पे नहीं हुई। तो टॉर्क का डेवलपमेंट होगा क्या? रिलक्टेंस टॉर्क नहीं, कोई भी रिलक्टेंस टॉर्क सिलेंड्रिकल में डेवलप नहीं होगा, सैलिएंट पोल मशीन में डेवलप होगा। तो रिलक्टेंस टॉर्क इन अ सिंक्रोनस मशीन
is present in both cylindrical and salient pole machine, present only in cylindrical, present only in salient pole machine. Option C is right. Does not affect machine performance. हाँ, तो ऑप्शन सी इज राइट, राइट। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग और भी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि। अच्छे से प्रिपेयर करिए, कॉन्फिडेंट महसूस करिए और आरआरबी जेई में एक सीट लेके जाइए। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।